दिल्ली तब तक ग्रो नहीं कर पाएगी जब तक कि यहाँ डबल इंजन की सरकार ना हो, जब स्टेट और सेंटर एक हो। अच्छी बात यह है कि देश में आज ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बिना किसी बैकग्राउंड वाले युवा को भी मौका देती हैं। तू तो दरिया है, अपना हुनर जानती है, जिस और से निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी। 15 साल का जब कांग्रेस का भी शासन था तो रोज भ्रष्टाचार के नए नए इश्यूज निकल के आते थे और जनता के नाते लोगों को लगता था कि कुछ ईमानदार होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जिससे शायद दिल्ली की दशा और दिशा बदल जाएगी। और उसी उम्मीद में हजारों युवा वहां गए। दिल्ली के एक एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि हमें भी जुड़ना चाहिए और हम भी उसी आवेश में उस मोमेंट से जुड़े। पर ये ना मालूम था कि उस मोमेंट की आड़ में कहीं ना कहीं दिल्ली का एक ऐसा भविष्य तैयार हो रहा है कि जिसे दिल्ली वाले सदियों तक अपने जहन से मिटा नहीं पाएंगे। मेरा प्रश्न ये था कि वो जो था एक टाइम जब उन्होंने केजरीवाल को इतनी बड़ी भारी मैंडेट मिली, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये वाली जो मैंडेट है 2025 की, ये भी कहीं ना कहीं केजरीवाल पे ही केंद्रित है? मतलब उस टाइम वो लोग उनको चूज कर रहे थे, इस टाइम उनको रिजेक्ट कर रहे थे, पर इस मैंडेट को अपना बनाने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा लगता है आपको काम करना पड़ेगा? मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करती हूँ। आप कह रहे हैं कि भी इस बार उनकी रिजेक्शन, पर जनता ने इस बार सिलेक्शन थोड़ा सा हटके की। शायद उन्हें ये ध्यान आया कि दिल्ली तब तक ग्रो नहीं कर पाएगी जब तक कि यहाँ डबल इंजन की सरकार ना हो, जब स्टेट और सेंटर एक हो, और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पे बेहतरी से काम होना चाहिए। शायद लोगों ने उस तरीके से सेलेक्ट करने में इस बार अपनी थोड़ा सा भूमिका अदा की और वो बेहतरी का कल अब लेके आने की स्थिति में लोगों को लगा कि हम लेके आ पाएंगे। और वो डिसीजन था दिल्ली का, और दिल्ली का डिसीजन ही आज मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन 4 महीनों में लोगों को लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया शायद दिल्ली के भले के लिए ही था। रेखा जी, आप पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हैं और आप एक महिला हैं। आप इनफैक्ट हम लोग सब बोलते हैं कि आप नई हैं, आप तो एक्चुअली पुरानी पॉलिटिशियन हैं। आप पुरानी नेता हैं। आपने शुरुआत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, आप काउंसलर रहीं 3 टाइम और उसके बाद आप फर्स्ट टाइम एमएलए और फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। पर आपका जो पॉलिटिकल लाइफ लंबा है, तो किसी भी महिला के लिए अगर वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती है, ये मुश्किल का जर्नी है। ये जो यात्रा है ये बहुत मुश्किल रहती है। इसी वजह से ये जो आपकी सरकार अभी लेके आई है विमेंस रिजर्वेशन बिल, उसकी भी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि औरतों के लिए ये आसान नहीं है। तो आपको कहाँ से स्ट्रेंथ मिली, कहाँ से सपोर्ट मिली? आप इसे मुश्किल भी कह सकती हैं, मैं इसे आसान भी कह सकती हूँ। जब आप केवल अपने दम पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर ना कोई लायबिलिटी होती है और ना आपके संग में कोई एसेट होती है, और आप अपनी ही किरदार को निभाते हुए चले जाते हो। और अच्छी बात यह है कि देश में आज ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बिना किसी बैकग्राउंड वाले युवा को भी मौका देती हैं, बिना किसी पॉलिटिकल जिसका कोई ऐसा पिता नहीं है, कोई माँ नहीं, कोई दादी नहीं, और वो आज अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, सोसाइटी में आगे बढ़ के काम करता है, उसका विजन समझ में आता है। तो मैं शायद अग्रवाल समाज की पहली लड़की थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की प्रेसिडेंट बनी। तो मैंने कभी वो भी नहीं सोचा था कि मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनूंगी, पर मुझे मौका मिला। मुझे 3 बार काउंसलर बनने का मौका मिला, 3 बार एमएलए लड़ने का मौका मिला। पार्टी में जो बेस्ट टू बेस्ट मेरे पास हो सकता था, यूथ विंग में, लेडीज विंग में जो महिला मोर्चा होता है, हर जगह मैंने काम किया। और मैं समझती हूँ कि ये जो एक अच्छी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, एक सोच है कि भी महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, उन्हें काम देना है, युवाओं को आगे लेके जाना है। मुझे ध्यान है जब अरुण जेटली साहब होते थे, जब सुषमा स्वराज जी होती थी, वो भी ऐसा सोचते थे कि भी लेके आओ यूथ की एक अगली नेतृत्व की लाइन कौन होगा।
और आज मोदी जी ने तो उसको बिल्कुल अपने एक ऐसे व्यवस्था में ढाल दिया है कि आपने पार्टी में भी रिजर्वेशन है, आज आपको सरकार में भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये तो और बेहतर बात है कि जब देश की आधी आबादी को निर्णयों में हिस्सेदारी करने का मौका मिल पाएगा, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप, हम और मैं, हमारे जैसे जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज वो यदि सोचे कि देश कैसे चलना चाहिए, ये राज्य कैसे चलना चाहिए, व्यवस्था क्या होनी चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया और उसका लाभ मुझे भी मिला। पर आपने जब अपना दिन, अपनी रात पब्लिक लाइफ को देना शुरू किया, क्या आपको जैसे आपके पेरेंट्स से सपोर्ट मिला, या फिर अभी आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं शालीमार बाग में, क्या आपको उनसे सपोर्ट मिलता है? मतलब ये आसान नहीं है, मैं फिर से बोलूंगी, औरत के लिए। वो आसान राष्ट्रपति के लिए भी नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं है, एक पत्रकार के लिए भी नहीं है और एक बिजनेस वुमेन के लिए भी नहीं है। हमारे समाज में जो महिला की भूमिका है, वो उससे इतनी सारी अपेक्षाएं हैं और ईश्वर ने बनाया भी एक महिला को ऐसा है कि वो सारी अपेक्षाएं पूरी भी करती जाती है। उसके अंदर इतना मादा है, उसके अंदर इतना दम है, इतनी उसके अंदर पेशेंस है कि हर अपने काम को वो रास्ता बना लेते हैं। वो कहते हैं ना कि तू तो दरिया है, अपना हुनर जानती है, जिस ओर से निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी। अभी आपने कविता पढ़ी, तो मैंने कहीं देखा कि आप खुद कविता भी कहती हैं। आपकी एक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने कविता लिखी। क्या आप वैसे भी कविता लिखती हैं कि खाली उसी पे लिखी थी? इतना समय नहीं मिलता, पर मुझे अच्छा लगता है कविता पढ़ना, कविता बोलना, और यूनिवर्सिटी टाइम से ही मुझे शौक है अच्छे कवियों को पढ़ने का। तो मैं मतलब हमारे खत्म होने से पहले एक जरूर अपनी कविता प्लीज आप सुनाएं। तो अभी सुनाएंगी तो प्लीज। भाई मैं तो इतना कहती हूँ कि हम सब लोग जिस तरीके से काम करते हैं समाज में, हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है, और जब उस भूमिका को निभाते हुए हम ये सोचते हैं कि भी मुझे क्या करना है, तो मैं ये समझती हूँ कि जितने लोग हैं एक बार मिल करके, वो कहते हैं ना, साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। तो एक ऐसा मौका दिल्ली ने मुझे दिया है कि मैं जो कुछ भी इस शहर के लिए करूं, इस राज्य के लिए करूं, वो कम है, और जितना मैं कर पाई तो मैं समझूंगी कि इस राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने दिल्ली के थोड़े भी दुख कम किए तो मेरा यहाँ मुख्यमंत्री होना सफल होगा।